इंडिया में टू व्हीलर्स ने ट्रांसपोर्टेशन को एक एफोर्डेबल और एफिशिएंट सॉल्यूशन दिया है, जिससे लाखों लोगों को डेली कम्यूटिंग इजी हो गई है। इंडिया का टू व्हीलर इंडस्ट्री जर्नी 1950s में स्टार्ट हुआ, जब कंट्री ने पहली अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर देखा। 1955 में इंडियन गवर्नमेंट ने रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का ऑर्डर दिया, जो यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एनफील्ड कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी। ये इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल्स की एक न्यू बिगिनिंग थी, जो मेनली मिलिट्री यूज के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। इसी टाइम पर मद्रास मोटर्स ने इन मोटरसाइकिल्स को असेंबल करना स्टार्ट किया, जो आगे चल के एनफील्ड इंडिया की फाउंडेशन बना। ये एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट था, जिसे इंडिया में मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रॉन्ग बेस रेडी की। 1959 में बजाज ऑटो ने टू व्हीलर मार्केट में एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया, जब उसने इटालियन कंपनी पियाजियो से वेस्पा स्कूटर बनाने का लाइसेंस लिया। शुरू में बजाज पूरी तरह से कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स इंपोर्ट करता था, जिनको लोकली असेंबल किया जाता था, लेकिन टाइम के साथ बजाज ऑटो ने इन स्कूटर्स का प्रोडक्शन भारत में ही स्टार्ट कर दिया, जिससे ये आम लोगों के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो गए। वेस्पा स्कूटर्स की पॉपुलैरिटी रैपिडली बढ़ी और ये मिडिल क्लास फैमिलीज की फर्स्ट चॉइस बन गई। 1960s और 1970s में इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन कोलैबोरेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। ये रिस्ट्रिक्शंस उनकी ब्रॉडर इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा थी, जिसपे सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना और फॉरेन कंपनीज पर डिपेंडेंसी को कम करना था। ये सब इंडिया की सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत हुआ था, जो कि इंडस्ट्रीज में फॉरेन इन्फ्लुएंस को लिमिट करना चाहती थी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करना था। इस पीरियड में फॉरेन कंपनीज को या तो इंडियन मार्केट से एग्जिट करने कहा गया था, या फिर उन्हें सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस के साथ ऑपरेट करने की परमिशन दी गई थी, जिसे ओनरशिप और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स पर लिमिट लगाना। इस वजह से कई इंडियन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर रिलाई करना पड़ा, या फिर फॉरेन फर्म्स के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशंस करनी पड़ी, पर वो सब गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट सुपरविजन में था। हाउएवर 1970s के एंड और 1980s के शुरुआत तक इंडिया ने ये समझना शुरू किया कि अपनी इंडस्ट्री स्पेशली टू व्हीलर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए फॉरेन टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे, वो फ्यूल एफिशिएंट मोटरसाइकिल्स की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने में स्ट्रगल कर रहे थे, स्पेशली 1970s के ऑयल क्राइसिस के बाद, जिसमें फ्यूल इकोनॉमिक कंज्यूमर के लिए एक क्रिटिकल फैक्टर बन गया था। गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपनी फॉरेन कोलैबोरेशंस के लिए पॉलिसी रिलैक्स करना शुरू किया और जॉइंट वेंचर्स को अलाउ करना शुरू किया, जहां फॉरेन कंपनीज इंडियन फर्म्स के साथ पार्टनरशिप कर सकती थी, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ, जैसे फॉरेन पार्टनर के लिए इक्विटी ओनरशिप यूजुअली 40% तक लिमिट होता था और टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी मैंडेटरी थी। इस पॉलिसी शिफ्ट ने 1984 में हीरो साइकिल्स और जापान की होंडा के बीच एक पार्टनरशिप को पॉसिबल बनाया। इंडियन गवर्नमेंट ने इस जॉइंट वेंचर को अप्रूव किया, क्योंकि ये उनके गोल्स के साथ अलाइन हो रहा था, एडवांस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाना और साथ ही इंश्योर करना कि डोमेस्टिक कंपनीज को बिजनेस पे काफ़ी कंट्रोल मिले। हीरो होंडा इस कोलैबोरेशन से इमर्ज हुआ, जिन्होंने 1985 में हीरो होंडा CD 100 लॉन्च किया। ये मोटरसाइकिल इंडियन मार्केट में एक रेवोल्यूशन लाई, क्योंकि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी अनमैच्ड थी, जो राइजिंग फ्यूल प्राइसेस के चलते लोगों को ज़रूरत थी। पुरानी 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स के कंपैरिजन में जो इंडिया में डोमिनेट कर रही थी, CD 100 में 4 स्ट्रोक इंजन था, जो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल फ्रेंडली था। TVS, जो कि एक मेजर प्लेयर है टू व्हीलर्स इंडस्ट्री में, सुजुकी के साथ मिलकर मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स बनाने के लिए कोलैबोरेट किया। उनका जॉइंट वेंचर्स ने मॉडल्स जैसे सुजुकी समुराई और TVS 50 इंट्रोड्यूस किया, जो इंडिया का पहला मॉपेड था। ये व्हीकल्स अपनी एफोर्डेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी के लिए पॉपुलर हुए, स्पेशली रूरल एरियाज में। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था काइनेटिक इंजीनियरिंग और होंडा का कोलैबोरेशन, जिसने काइनेटिक होंडा को लॉन्च किया। ये गियरलेस स्कूटर इंडियन टू व्हीलर मार्केट में रेवोल्यूशन ले आई, पर्टिकुलरली वुमेन और फैमिलीज के लिए कन्वीनियंट थी। इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसे चलाने में आसान बनाता था और स्टाइलिश डिजाइन ने इसे काफी पॉपुलर बनाया। 1990s ने इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में एक नया एरा स्टार्ट किया, जहाँ लिबरलाइजेशन और ग्लोबल एक्सपेंशन का बड़ा रोल था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट दिया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ब्रांड्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का मार्केट में एंट्री हुआ। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अब ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए थे और उन्होंने अपनी रीच सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट तक ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स तक भी एक्सपेंड करनी शुरू कर दी थी। कंपनीज जैसे हीरो होंडा, बजाज ऑटो और TVS ने अपनी प्रेजेंस को सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि ग्लोबली भी स्ट्रेंथन किया। मॉडर्न फ्यूल एफिशिएंट मोटरसाइकिल्स का इंट्रोडक्शन और एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के साथ इंडियन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स ने इंडस्ट्री में अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लिया। जैसे जैसे सेक्टर ग्रो हुआ, कंपटीशन भी बढ़ गया, जिसके चलते डिजाइन,
परफॉर्मेंस और एफोर्डेबिलिटी में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स आए और टू व्हीलर्स अब इंडियन लाइफ का एक इंडिस्पेंडेबल पार्ट बन गए। जब हम अपनी जर्नी पर रिफ्लेक्ट करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, तो हमने काफी दूर का सफर तय किया है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे इंडियन ब्रांड्स अपना नाम ग्लोबल स्टेज पर बना रहे हैं और उन्हें किस टाइप की टफ कंपटीशन फेस करनी पड़ रही है, जिसपे चाइना काफी बड़ा राइवल बनकर सामने आ रहा है। इंडियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, ऑल्दो उनका इंटरनेशनल परफॉर्मेंस कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है। 2024 में इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट ने 20.5 मिलियन यूनिट्स की सेल्स के साथ एक माइलस्टोन अचीव किया, जो पिछले साल से 16.6% की ग्रोथ को शो करता है। यह ग्रोथ इंडियन ब्रांड्स जैसे हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस और रॉयल एनफील्ड के स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रेजेंस को इंडिकेट करती है। हीरो मोटोकॉर्प दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है जो इंडियन मार्केट में काफी बड़ा शेयर रखता है, लेकिन यहाँ फोकस इंटरनेशनल मार्केट पर है। हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो ने अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे इमर्जिंग मार्केट में अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाया है, जहां उनके मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स उनकी एफोर्डेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए काफी पॉपुलर है। हीरो मोटोकॉर्प का 45 प्लस कंट्रीज में काफी बड़ा नेटवर्क है और अब ये यूरोप में भी अपने कदम बढ़ा रहा है। कंपनी अपनी वीदा रेंज के थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती हुई डिमांड को फुलफिल किया जा सके। ग्लोबली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अपने इंटरनेशनल परफॉर्मेंस पे सेटबैक्स का सामना करना पड़ा है। 2024 में इंडियन मोटरसाइकिल्स एक्सपोर्ट में 12.4% की डिक्लाइन देखी गई, जो भारत के बाहर के मार्केट्स में उनका शेयर कम होने को दिखाता है। की रीजन्स जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में -15% और यूरोप में -9.9% में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिली। रॉयल एनफील्ड एक प्रोमिनेंट इंडियन ब्रांड है जो वेस्ट में अपने प्रीमियम सेगमेंट को बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी वो ओवरऑल मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा बना हुआ है। इन चैलेंजेस के बावजूद इंडियन ब्रांड्स ऐसी रीजन में डोमिनेट करते हैं जहां एफोर्डेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट्स है। वही चाइनीज मोटरसाइकिल्स ब्रांड ने रिसेंट ईयर्स में ग्लोबल स्टेज पर रैपिड प्रोग्रेस की है। 2023 में चाइना की मोटरसाइकिल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स ने इंप्रेसिव 16.6 मिलियन यूनिट्स का फिगर क्रॉस किया, जिससे चाइना दुनिया का लार्जेस्ट मोटरसाइकिल एक्सपोर्टर्स में से एक बन गया है। डोमेस्टिक सेल्स चाइना में 2024 में 13.7% डिक्लाइन हुई है, लेकिन ये डिक्रीज डोमेस्टिक मार्केट में इंटरनेशनल डिमांड के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ से ऑफसेट हो गया है। चाइनीसी ब्रांड्स जैसे जीजियांग, शिंगजियांग, जोंगशेन, लॉन्सिन और याडी ने साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप में काफी ट्रैक्शन गेन किया है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के सेगमेंट इन चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए ग्रोथ का मेजर ड्राइव रहा है। चाइना के ग्लोबल एक्सपेंशन में सबसे नोटेबल पॉइंट है स्ट्रैटेजिक प्राइसिंग और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर फोकस। उन देशों में जहां सस्टेनेबिलिटी एक मेजर कंसर्न है, चाइनीजी ब्रांड्स ने रैपिडली अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश की है अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के साथ, और इससे उन्होंने एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स से मार्केट शेयर कैप्चर किया है। चाइनीजी ब्रांड्स ने अपनी रीच को एनहांस करने के लिए यूरोपियन और साउथ ईस्ट एशियन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स भी फॉर्म की है। एडिशनली क्यूजे मोटर्स, जो कि जीजियांग शिंगजियांग की एक सब्सिडरी है, और बेनेली ने यूरोप और लैटिन अमेरिका में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इनकी वाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, जो कि अफोर्डेबल से लेकर प्रीमियम मोटरसाइकिल्स तक है, उनका ग्लोबल रीच को और भी सॉलिड बना रही है। हालांकि डोमेस्टिक सेल्स में थोड़ा स्लोडाउन देखा गया है, लेकिन चाइना की स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस ये शो करती है कि मार्केट शेयर एक्सपांशन हेल्थी हो रहा है, दोनों ट्रेडिशनल और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के थ्रू। ग्लोबल मोटरसाइकिल मार्केट में डिमांड काफी बढ़ गई है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में, जिसका प्रोजेक्शन 2028 तक $135 बिलियन तक पहुंचने का है। इंडिया की ग्रोथ ज्यादातर डोमेस्टिक रही है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में हमारा प्रेजेंस कम है। रॉयल एनफील्ड, जो यूरोप में प्रीमियम सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है, उन्हें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के सैचुरेटेड मार्केट्स में कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इमर्जिंग मार्केट्स पर फोकस जरूरी है, लेकिन इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर कॉम्पिटिटिव रहने के लिए सस्टेनेबिलिटी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर भी अपना फोकस शिफ्ट करना होगा। इसी बीच चाइना का एक्सपेंशन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में और ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल्स को अफोर्डेबल और हाईली एफिशिएंट तरीके से प्रोड्यूस करने की उसकी एबिलिटी उसे ग्लोबल ग्रोथ के लिए एक बेटर पोजीशन में डालती है। चाइनीसी ब्रांड्स न सिर्फ अपनी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का फायदा उठा रहा है, बल्कि इंक्रीजिंग डिमांड्स फॉर ईवीज का भी बेनिफिट्स ले रहा है, जो उन्हें आने वाले ईयर्स में अपर हैंड दे सकता है। 2025 तक चाइना ग्लोबल मोटरसाइकिल मार्केट में इंडिया को पीछे छोड़ देगा। ये शिफ्ट चाइना की बढ़ती हुई ग्लोबल प्रेजेंस, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर फोकस करने की वजह से हो रहा है।
इंडिया अपनी ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स पर तो काम करता रहेगा, लेकिन उसे मोटरसाइकिल सेक्टर में ग्रोइंग सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड को एड्रेस करने के लिए अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। भारत को आगे बढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में इन्वेस्ट, अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप्स को एनहांस और डेवलप्ड रीजन में प्रीमियम ऑफरिंग्स पर फोकस शिफ्ट करना होगा। जहां तक अफोर्डेबिलिटी की बात है, भारत की ये स्ट्रेंथ है, लेकिन चाइना का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में सुपीरियर ग्रोथ इंडिया के इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ को बीट कर सकता है। इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में R&D को बूस्ट करने और अपनी ब्रांड इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस करना चाहिए, ताकि वो ग्लोबल मार्केट में अपनी शेयर इंक्रीज कर सके। ग्लोबल मार्केट का शिफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ चाइना को मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में ग्लोबल डोमिनेंस के रेस में एज दे रहा है। 2025 तक चाइना का ग्लोबल मार्केट शेयर इंडिया से 8 to 10% ज्यादा हो सकता है। इसके कंपैरिजन में इंडिया को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और प्रीमियम सेगमेंट्स में अपनी मार्केट प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी, ताकि ये गैप क्लोज किया जा सके। अगर ये शिफ्ट्स नहीं किए गए तो इंडिया को चाइना के कंपैरिजन में ग्लोबल रेस में पीछे रहने का रिस्क हो सकता है। तो ये था इंडिया और चाइना के बीच ग्लोबल टू व्हीलर मार्केट का रेस। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल व्हील्स ऑन रोड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार एक नए अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।